आपने जब थंबनेल में कैप्शन पढ़ा होगा कि क्या आप भी बैंक की फिक्स डिपॉजिट में अपने पैसे रखने की गलती करते हैं, तो आपको एक बहुत अजीब लगता होगा और यह पढ़ने के बाद एक स्वाभाविक सवाल आपके मन में होता होगा कि आखिर मैं अपने पैसे बैंक में ना रखूं तो कहां रखूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी बात की कि यदि पैसे अपने बैंक में ना रखूं तो कहां रखूं और जहां रखूं वहां क्यों रखूं। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समी चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या यह वीडियो आपको अच्छा लगे, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें और यदि लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या यह वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो मैं बात कर रहा था कि यदि बैंक में पैसे ना रखूं तो कहां रखूं। तो एक ऑप्शन है बैंक के फिक्स डिपॉजिट के आसपास का एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है, वो म्यूचुअल फंड का लिक्विड फंड है। यानी यदि बैंक की एफडी में पैसे ना रखें तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में रखें। लेकिन जनाब, हमें यह देखना पड़ेगा कि लिक्विड फंड में पैसे रख के हमें क्या फ़ायदा है या बैंक में पैसे रख के क्या फ़ायदा है। तो आज हम इन दोनों की तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद हम निर्णय लेने की पोजीशन में होंगे कि आखिर हमें बैंक में के फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखने चाहिए या नहीं। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम उसके रिटर्न के बारे में सोचते हैं कि आखिर उसमें रिटर्न कितना, पैसे कितने मिलेंगे, इंटरेस्ट या ब्याज का लें, एप्रिसिएशन कितना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रिटर्न की। यदि बैंक के फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न की तुलना करें तो आज हमने हिंदुस्तान के श्रेष्ठ बैंक पंजाब नेशनल बैंक के इंटरेस्ट रेट के से तुलना की है लिक्विड फंड के रिटर्न की। तो आज के दिन में पंजाब नेशनल बैंक में 390 दिन पे सबसे अधिक ब्याज 6.4% मिल रहा है। हालांकि नॉर्मल कोर्स में यदि आप 390 दिन से ऊपर जाएंगे, 2 साल 3 साल का, ये शायद 6.30% के 0.10% का डिफरेंस है और हाईएस्ट है 6.4%। तो हमने माना कि एक इन्वेस्टर है जो 15% के टैक्स ब्रैकेट में आता है, उसने 1 लाख रुपए पंजाब नेशनल बैंक में सबसे पहले 390 दिन के लिए इन्वेस्ट किया। तो 390 दिनों के बाद जो 1 लाख बनते हैं वो 1,07,020 रुपये बनते हैं। यानी 7,020 रुपये का उसका इंटरेस्ट मिला, जो कि टैक्सेबल होगा 15% के हिसाब से, और उसका 15% होता है 1,053 रुपये। यानी टैक्स काटने के बाद जो 390 दिन के बाद 1 लाख रुपये बनेंगे वो 1,05,967 रुपये बनेंगे। उस 1,05,967 रुपये को उसने फिर 390 दिनों के लिए इन्वेस्ट कर दिया। तो उसके 390 दिनों के बाद ये पैसे बन जाएंगे 1,13,406 रुपये। यानी 7,439 रुपये का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन चूंकि इस पे हर फाइनेंशियल ईयर में आपको उस इंटरेस्ट पे अदर सोर्स ऑफ इनकम के रूप में अपने स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो 15% टैक्स बनते हैं इसके 1,116 रुपये, और आपके खाते में जो पैसे आते हैं वो 1,12,290 रुपये आते हैं। अब उस 1,12,290 रुपये को फिर हमने 390 दिनों के लिए इन्वेस्ट किया। तो 390 दिनों के बाद ये रकम बनती है 1,20,172 रुपये। यानी 7,882 रुपये का ब्याज मिलता है और 7,882 रुपये का 15% ब्याज 1,182 रुपये, और आपके खाते में रकम आती है 1,18,990 रुपये। अब यदि इन तीन बार हमने फिक्स डिपॉजिट की, तीनों के एक बार देखें तो 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए और 390 दिन 390 दिन 390 दिन के बाद 1,18,990 रुपये मिले आपके। हालांकि मैंने ये तुलना जो की है ये 3 इयर्स के लिहाज से की है। हालांकि ये 390 दिन 390 दिन 390 दिन ये 3 साल 2 महीने 15-20 दिन के आसपास होते हैं। इसको 3 वर्ष मान लें और देख लें 3 वर्षों में 1 लाख रुपए बन जाते हैं, 1,18,990 रुपये। और यदि 2.5 महीने जो एक्स्ट्रा लिया है यदि उसको माइनस कर दें तो ये करीब 1200-1300 रुपये के आसपास बनता है। तो ये करीब 1,18,000 या 1,17,500 के आसपास ये रकम बनेगी 3 वर्षों के बाद, जो हाईएस्ट रिटर्न, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट से पंजाब नेशनल बैंक में उससे तुलना करें तो। लेकिन आपके मन में ये बातें हो सकती हैं कि हमने हर बार 6.40% की बातें की हैं,
लेकिन जिस तरह से इंटरेस्ट रेट फॉल कर रहा है, तो इसकी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं कि शायद 1-2 वर्षों के बाद फिर थोड़ा सा कुछ न कुछ रेपो रेट में कमी आए, और वो कमी आएगी तो निश्चित रूप से बैंक के डिपॉजिट रेट में भी कमी आएगी। तो इसके लिए हमने माना, एक इन्वेस्टर ऐसा है जिसने कहा कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 वर्षों के लिए मैं पंजाब नेशनल बैंक के फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर देता हूँ, जहाँ की ब्याज की दर 3 वर्षों का 6.30% है। तो एक चीज़ और देख लें बैंक के फिक्स डिपॉजिट में कि आपका जो इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा वो एक्रूअल बेसिस पे लगता है, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में जितने इंटरेस्ट एक्रूअल होते हैं उस पे आपको टैक्स लगेगा। तो हमने उस हिसाब से बाइफरकेट करने की कोशिश की है। तो हमने देखा कि 1 लाख रुपए यदि एक वर्ष में 6.30% के हिसाब से 1,06,450 रुपये बनते हैं, यानी 6,450 रुपये का 15% 967 रुपये बनेंगे, और एक वर्षों के बाद जो नेट होगा वो 1,15,483 रुपये होंगे। हालांकि ये आपके खाते में नहीं आएंगे, ये आपके अकाउंट में ही रहेंगे, खाते में तो आएंगे 3 वर्षों के बाद, बिकॉज आपने फिक्स डिपॉजिट 3 वर्षों की हुई है। दूसरे वर्ष 1,05,483 रुपये, 2 वर्षों के बाद ये हो जाएगा 1,12,287 रुपये, यानी इस सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में जो ब्याज बनेगा वो 6,804 रुपये बनेंगे, और उस पर 15% का टैक्स 1,021 रुपये, और 2 वर्षों के बाद ये रकम बन जाएगी आपकी 1,11,266 रुपये, और उस 1,11,266 रुपये को फिर फर्दर जो थर्ड ईयर है वो बन जाएगा आपका 1,18,443 रुपये। इसका मतलब 7,177 रुपये थर्ड फाइनेंशियल ईयर में आपका इंटरेस्ट बना, उसका 15% 1,077 रुपये, और नेट जो बने आएगा आपके खाते में वो 1,77,366 रुपये आएंगे। तो इस ऑप्शन में हम देखते हैं कि 1 लाख रुपये पूरे 3 वर्षों के बाद आपके खाते में आते हैं 1,17,366 रुपये। पहले वाले ऑप्शन में देखा था हमने कि करीब 1,17,500 के आसपास है, इसमें 1,17,366 रुपये के आसपास है, तो थोड़ा सा ही इसमें कम है। यदि 390 दिन के हिसाब से कराएं या 3 वर्षों के लिए फ्लैट आप कराएं। यदि आपने टैक्स की बातें की हैं, यदि टैक्स नहीं लग रहा है तो निश्चित रूप से इन दोनों में अधिक बनेंगे। अब इन दोनों की तुलना अब करते हैं लिक्विड फंड में। यदि हमने 3 वर्षों के लिए पैसे इन्वेस्ट किए थे, इसकी संभावनाएं क्या हैं। पिछले 3 वर्षों का CAGR जो लिक्विड फंड का है वो एवरेज CAGR 6.81% है। तो हमने लिक्विड फंड को हमने माना कि 1 लाख रुपए लिक्विड फंड में हमने इन्वेस्ट किया 6.81% के हिसाब से, और म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन का इवेंट्स तब होता है जब उसको रिडीम करते हैं, यानी 3 वर्षों के बाद यदि पैसे निकालेंगे तो 3 वर्षों में जितना ही भी आपका एप्रिसिएशन हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है, उस पर आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि हमने माना है कि यहाँ स्लैब रेट 15% है, तो 1 लाख रुपये 6.81% CAGR के हिसाब से 3 वर्षों के बाद 1,21,853 रुपये बनते हैं, यानी 21,853 रुपये ये कैपिटल गेन हुआ, और इस पे जो 15% का ब्याज बनेगा ये 3,278 रुपये, और नेट जो आपके खाते में आएंगे 1,18,575 रुपये बनेंगे। अब हम चूंकि ये रिटर्न की बातें करें तो तीनों ऑप्शंस के रिटर्न की तुलना करें। 390 दिन की जो हाईएस्ट रेट है उसके हिसाब से किया था तो करीब 1,17,500-600 के आसपास बना था। यदि स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 वर्षों के लिए किया था तो 1,17,366 रुपये, यानी इन दोनों ऑप्शंस में करीब 200 रुपये का 200-300 रुपये का डिफरेंस है। और यदि लिक्विड फंड में किया हमने तो ये 1,18,575 रुपये बना, यानी इन दोनों ऑप्शन से इस ऑप्शंस में 1,000 रुपये 1 लाख पे हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो यदि केवल रिटर्न के लिहाज से देखें हम तो हमें लगता है कि लिक्विड फंड को स्लाइटली एज है ओवर बैंक की फिक्स डिपॉजिट। अब बात करते हैं कि रिटर्न से जनाब बातें नहीं चलती हैं, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो आपके कन्वीनियंट हैं कि नहीं है। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बैंक में पैसे जमा करना और लिक्विड फंड में पैसे जमा करने में रिस्क क्या इन्वॉल्व है। तो बैंक में रिस्क वेरी लो है, कोई रिस्क नहीं है जनाब इसमें, अप टू 5 लाख। यानी यदि आपने 5 लाख रुपए तक बैंक में पैसे जमा कराया, खुदा न खास्ते बैंक डूब जाए तो ये DICC इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है कि 5 लाख रुपए आपको दे दे। लेकिन 5 लाख रुपए के ऊपर ही जमा कराते हैं तो इंश्योरेंस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि ये सुनने में बहुत डरावना लगता है कि बैंक भी डूब सकता है तो पैसे क्या होगा हमारे, लेकिन जनाब भारतीय बैंकिंग इंडस्ट्री जो है इतनी स्ट्रांग है कि इसको अभी डूबने में भी, आज से भी डूबना शुरू होगा तो 100 साल लगेंगे। इसलिए निश्चिंत रहें कि बैंक में जो भी पैसे हैं आपके पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब यदि बात करते हैं हम लिक्विड फंड में रिस्क की,
तो लिक्विड फंड में रिस्क जनाब यदि बैंक से कंपेयर करें तो उससे अधिक रिस्क है। हालांकि ये भी काफ़ी लो रिस्क है, इसकी भी संभावनाएं काफ़ी कम हैं कि बैंक के पैसे डूबेंगे। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि इन दोनों में, लिक्विड फंड में या बैंक के फिक्स डिपॉजिट में, किस में अधिक रिस्क है, तो निश्चित रूप से लिक्विड फंड में बैंक की तुलना में अधिक रिस्क है। लेकिन यदि ये पूछा जाए डूबने की संभावनाएं पैसे कितनी हैं, तो लिक्विड फंड जनाब चूंकि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है, तो निश्चित रूप से डूबने की संभावनाएं काफ़ी कम है, लेकिन संभावनाएं तो हैं ही हैं। तीसरा पॉइंट है कि जैसे बताया कि पैसे हमने दिए डूब जाएगा, तो हमने जैसे चर्चा की कि DICGC एक इंश्योरेंस है, बैंक में अवेलेबल है, लेकिन वो इंश्योरेंस जो है लिक्विड फंड में नहीं है। यदि टेक्निकली यदि पूछें कि लिक्विड फंड में पैसे डूब सकते हैं, तो कहेंगे निश्चित रूप से डूब सकते हैं, कहा कि उसमें कोई इंश्योरेंस नहीं है। और बैंक में पैसे डूब सकते हैं, तो कहेंगे 5 लाख तक तो नहीं डूबेंगे, डूबने की संभावनाएं होंगी तो 5 लाख से अधिक होंगी। सो लिक्विड फंड में कोई इंश्योरेंस नहीं, बैंक के फिक्स डिपॉजिट में 5 लाख तक आपके रुपए इंश्योर्ड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, लॉक इन पीरियड, पैसे जमा करा दिए तो कितने वर्षों तक वो पैसे हमारे बंधे रहेंगे। जनाब ये लिक्विड फंड की बातें करें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, आज पैसे इन्वेस्ट करके 2 दिन के बाद पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन बैंक में सबसे बड़ी असुविधा क्या है कि जिस टेन्योर के लिए आपने बैंक में पैसे जमा कराए, यदि उस टेन्योर के पूरा होने के पहले यदि पैसे चाहिए तो पैसे तो मिलेंगे जरूर, लेकिन कम से कम 0.75 से लेकर 1% तक जो हमने इंटरेस्ट रेट बताया उसमें पेनल्टी लगेगी। जैसे बताया कि 6.4% या 6.3% है, तो हो सकता है कि आपको 5.4%, 5.5% के आसपास ही आपको बैंक इंटरेस्ट दे। तो ये देखना जरूरी है कि टेन्योर के पहले यदि बैंक के फिक्स डिपॉजिट से पैसे निकालेंगे तो पेनल्टी भी देनी पड़ेगी और ब्याज की दर भी कम मिलेगी आपको। लेकिन लिक्विड फंड में ऐसा कुछ नहीं है, आप आज पैसे डाल के 2 दिन के बाद पैसे निकाल सकते हैं। सो देयर इज नो लॉक इन पीरियड इन लिक्विड फंड, बट टेन्योर तक बैंक के फिक्स डिपॉजिट में, हालांकि लॉक इन पीरियड करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी पैसे आपके बंद ही जाते हैं, नॉर्मल कोर्स में पैसे विड्रॉ नहीं होंगे। अब टैक्स इवेंट्स, टैक्स कब लगते हैं, जैसे मैंने पहले चर्चा की कि बैंक में आपने 10 साल के लिए भी यदि पैसे जमा कराए हैं, 10 साल की फिक्स डिपॉजिट की है, तो हर साल जितना ब्याज एक्रूवल होता है वो ब्याज माना जाएगा कि आपका इनकम है और उसके हिसाब से वो अप्लीकेबल होगा। जबकि लिक्विड फंड या सारे म्यूचुअल फंड में क्या है कि जब तक उसको आप रिडीम नहीं करेंगे, यानी बेचेंगे नहीं, तब तक ये 10 साल रखें, 20 साल रखें, कितने ही वर्ष रखें उसको, जब तक बेचेंगे नहीं कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जब बेचेंगे और जितना बेचेंगे उस पर जो कैपिटल गेन होगा उसी पर टैक्स लगेगा। जबकि बैंक के फिक्स डिपॉजिट में ऐसा कुछ नहीं है। आप ये नहीं कर सकते हैं 5 साल की एफडी की है, 5 साल के बाद हम पूरे पैसे नहीं निकालें सो दैट कि टैक्स कम लगे, ऐसा नहीं होता है। पूरे पैसे निकालने पड़ेंगे और उस पर जो भी फायदा होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट चीज जो व्यावहारिक तौर पे काफी डिफिकल्ट है, टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। आज के दिन में जो अदर देन सीनियर सिटीजन हैं, यानी जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है, उनका यदि फिक्स डिपॉजिट बैंक में है, यदि 1 वर्ष में एक्रूवल इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट पे 40,000 या उससे अधिक होता है, तो बैंक उस पर 10% टीडीएस काट लेती है, चाहे आप टैक्स ब्रैकेट में आते हो या टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हो। और यदि चाहते हैं कि ये टीडीएस आपका ना कटे, तो उसके लिए आपको 15G फॉर्म भरना पड़ेगा। और इसके बारे में यदि जानना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, वो देख लें कि कैसे आप टीडीएस से बच सकते हैं। तो सामान्य तौर पे आपको टीडीएस लगेगा, आप टैक्स ब्रैकेट में हो या नहीं। और सबसे असुविधा उन लोगों के होती है जो जीरो टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, उनका टैक्स कट जाता है। अब उनको टैक्स रिफंड लेने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है, अदरवाइज उनको जो टीडीएस कटा है वो टैक्स रिफंड नहीं होगा। जबकि लिक्विड फंड के केस में कितना भी आपका कैपिटल गेन हो जाए, कोई टीडीएस नहीं कटता है। इससे ये समझ, यदि मान लीजिए आपको 1 लाख 2 लाख का कैपिटल गेन हो गया और आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं, तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा और कोई टैक्स रिटर्न आपको नहीं भरना पड़ेगा, बिकॉज टीडीएस कटा नहीं है, टैक्स रिफंड लेना नहीं है, आपकी उतनी इनकम है नहीं, सो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उससे भी अधिक एक इंपॉर्टेंट चीज़ है लिक्विडिटी। जैसे मैंने पहले बताया था कि बैंक में से पैसे यदि टेन्योर के पहले निकालेंगे तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, और आपको, या ऑनलाइन भी करते हैं तो ऑनलाइन भी आपको प्री मैच्योर कैंसिलेशन करना पड़ेगा, और उसमें ब्याज का काफ़ी नुकसान होता है। जो हमने 6.3 या 6.4% का ब्याज बताया उतना नहीं,
ये 6% से नीचे 5.5, 5.4, ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि पेनल्टी 1% है या 0.75%, उस पर डिपेंड करता है। तो आपको 5% से लेकर 5.5% तक ही मिलेगा इस केस में आपको। लेकिन यदि आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और आपको लगता है कि पैसे की अचानक ज़रूरत पड़ गई है आपको, और वो ज़रूरत 50,000 रुपये या उससे कम, या जितना आपका लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट है वो 90%, इन दोनों में से जो कम हो उतना पैसा ही चाहिए। मान लीजिए आपका 10 लाख लिक्विड फंड में है और आपको 45,000 रुपये की इमीडिएट ज़रूरत पड़ गई आपको, और बैंक में फिक्स डिपॉजिट भी है, बैंक और लिक्विड फंड में भी है, तो लिक्विड फंड में आप सिंपली रिक्वेस्ट डालें रिडम्पशन का, तो 50,000 या 90% ऑफ द कॉर्पस जो भी कम होता है वो आपको मिनटों में आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। रात 10 बजे हो, रात 12 बजे हो, सवेरे हो, शाम हो, जब पैसे की नीड हो। तो ये सबसे, और उससे यदि अधिक पैसे चाहिए आपको, तो यदि 2 बजे के पहले आपने रिडम्पशन का रिक्वेस्ट डाला हुआ है तो नेक्स्ट डे 10 बजे तक आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। अब सबसे बड़ी कमी जो लिक्विड फंड में है, हमने बताया इक्विटी लिक्विड फंड में काफ़ी बेहतर है। ये बेहतर तो जनाब उन लोगों के लिए है जो कंप्यूटर से भी हैं, कि रात में अब पैसे की नीड हुई, कंप्यूटर पर बैठे, आपने रिडम्पशन डाल दिया, आधे घंटे में पैसा आपके खाते में आ गए। अभी भी हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग कंप्यूटर सेवी नहीं हैं। जो कंप्यूटर सेवी हैं उनके लिए किसी भी स्थिति में लिक्विड फंड बैंक के फिक्स डिपॉजिट से बेहतर दिखता है, और जो कंप्यूटर सेवी नहीं है वो भी थोड़ा सा मेहनत करें तो उनके लिए भी लिक्विड फंड बेहतर दिख सकते हैं। लेकिन ये सब डिपेंड करता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के परसेप्शन पे। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि मेरे विचार से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, और यदि मेरे विचार से सहमत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। लेकिन असहमति का कारण जरूर बताएं कि आप किस बात पे मुझसे सहमत नहीं है, सो दैट इस बात को, इन चीज़ों को या इस फैक्ट्स को मैं अगले वीडियो में कंसिडर कर सकूं। थैंक यू।